हे गाइस एंड व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी अनएक्सपेक्टेड पे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो स्टोरी है वो हमसे शेयर करी है विशाल ने। विशाल जो है वो इस वक्त 12th में है और ये किस्सा तकरीबन 1 साल पहले का है, जिसका मतलब है कि उस वक्त विशाल 11th में हुआ करता था। जब विशाल 11th में था तो उसे लगा कि उसे अपनी पढ़ाई के साथ साथ ही कुछ प्रोग्रेसिव भी करना चाहिए। तो उसे लगता है कि क्यों ना मैं व्लॉग बनाना शुरू करूं, और उस वक्त बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में था घोस्ट हंटिंग व्लॉग। उसे लगता है क्यों ना मैं भी इसको ही परस्यू करता हूँ और मैं भी एक इसी तरह का घोस्ट हंटिंग व्लॉग बनाने की कोशिश करता हूँ। विशाल ये बात अपने दोस्त प्रभाकर से शेयर करता है। प्रभाकर जो कि उसका क्लासमेट हुआ करता था, वो इस बात से एग्री करता है और वो कहता है कि ठीक है, जब तेरा मन करे तो मुझे बता दियो, हम दोनों साथ में चल के व्लॉग कर लिया करेंगे। और फिर देखते ही देखते वो दिन भी आ जाता है जब ये लोग अपने घर से व्लॉग बनाने के लिए निकलते हैं, मतलब विशाल और प्रभाकर। जिस दिन ये लोग अपना घोस्ट हंटिंग व्लॉग बनाने के लिए निकलते हैं, ये किस्सा उसी दिन का है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आगे की जो स्टोरी है वो हम विशाल के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम विशाल है। उस दिन मैं और मेरा एक दोस्त प्रभाकर घोस्ट हंटिंग व्लॉग बनाने के लिए घर से निकलते हैं। जब हम आपस में बात कर रहे होते हैं तो हम ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि ऐसी कौन सी लोकेशन है हम लोगों के आसपास में जहां हम जा करके ये व्लॉग बना सकते हैं। तभी प्रभाकर मुझसे कहता है कि मेरी नानी के घर के पास एक बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है और बचपन से तकरीबन 12 साल से मैं उस बिल्डिंग को ऐसे ही अबेंडेंड देख रहा हूँ। मेरा मतलब ये है कि उस बिल्डिंग में ना कोई आता है ना कोई जाता है, और उस बिल्डिंग के बारे में काफी कुछ मैंने सुन भी रखा है। हालांकि ऐसा कोई किस्सा किसी के साथ हुआ नहीं है, लेकिन क्योंकि वो जगह काफी ज्यादा फेमस है हॉन्टेड होने की वजह से। हालांकि वो जगह हॉन्टेड है भी कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो बिल्डिंग दिखने में तो वाकई बहुत ज्यादा हॉन्टेड है। तो क्यों ना हम दोनों उसी जगह पे चलें, व्लॉग बनाएंगे, और वो जगह दिखने में काफी ज्यादा क्रीपी है, जिसकी वजह से हम लोगों को व्यूज भी अच्छे खासे मिल जाएंगे और हो सकता है कि हमारी पहली वीडियो वायरल हो जाए। मैं इस प्लान से एग्री करता हूँ और शाम होते ही मैं और प्रभाकर व्लॉग शूट करने के लिए उस हॉन्टेड बिल्डिंग की तरफ निकल जाते हैं। वो बिल्डिंग मेरे घर से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पे है। जब हम उस बिल्डिंग के सामने पहुंचते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो बिल्डिंग काफी ज्यादा खराब हालात में है और वो बिल्डिंग पूरी तरह से बनी भी नहीं हुई थी। उस बिल्डिंग को देख के ये साफ पता चल रहा था कि जैसे उस बिल्डिंग को आधा बना करके ही छोड़ दिया गया हो। वो बिल्डिंग बाहर से ही काफी ज्यादा क्रीपी लग रही थी और उस बिल्डिंग को देख के ही पता नहीं मुझे क्यों एक अजीब सा डर लग रहा था। मैंने ये बात प्रभाकर से नहीं कही, क्योंकि अगर मैं ये बात प्रभाकर से कहता कि मुझे इस बिल्डिंग को देख के डर लग रहा है तो हो सकता है कि प्रभाकर मुझे मना कर देता कि रहने देते हैं यार। इसीलिए मैंने प्रभाकर से कुछ भी नहीं कहा और हम दोनों देखते ही देखते उस बिल्डिंग के अंदर इंटर कर जाते हैं। वो बिल्डिंग इतनी ज्यादा पुराने और खराब हालात में थी कि उसके आसपास भी हमें लोग नजर नहीं आ रहे थे। ना उस बिल्डिंग के बाहर कोई गार्ड था और ना कोई दूसरा इंसान जो कि हमें अंदर जाने से रोकता। इसीलिए हम बड़ी आसानी से उस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। बिल्डिंग के अंदर जाते ही हम जो पहली चीज नोटिस करते हैं वो ये थी कि उस बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर काफी ज्यादा लो था। ये मार्च का महीना था और यूजुअली मार्च के महीने में 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर होता ही होता है, लेकिन उस बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर इतना लो था कि लिटरली मुझे और प्रभाकर को ठंड लग रही थी। ये वो पहला साइन था जो शायद हम लोगों से कह रहा था कि इस बिल्डिंग से जितनी जल्द से जल्द हो सके निकल जाओ, लेकिन हम उस बात को इग्नोर कर देते हैं। मैं फोन का कैमरा ऑन करता हूँ और ब्लॉग शूट करना शुरू कर देता हूँ। वो बिल्डिंग अंदर से काफी ज्यादा बड़ी थी, इसलिए मैं अपने कैमरे में देखते हुए बात करता रहता हूँ और उस बिल्डिंग की फुटेजेस रिकॉर्ड करता रहता हूँ। उस बिल्डिंग में बहुत सारे कमरे भी थे और उन सारे कमरों में मुझे कोई भी एक कमरा ऐसा नहीं दिखा इस कमरे में दरवाजा हो, मतलब लॉक तो छोड़ दीजिए, उन सारे कमरों में दरवाजे तक नहीं थे। मेरा जिस भी कमरे में जाने का मन करता है मैं उसी कमरे में जा करके व्लॉग रिकॉर्ड करना शुरू कर देता हूँ। तभी प्रभाकर मुझसे कहता है कि यार विशाल, तुम्हें कुछ अजीब सुनाई नहीं दे रहा है? मैं कहता हूँ नहीं, मुझे तो कोई भी आवाज नहीं आ रही है। मैं प्रभाकर से कहता हूँ कि क्यों, तुझे ऐसा क्या सुनाई दे रहा है? प्रभाकर मुझसे कहता है कि ध्यान से सुन, ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाले फ्लोर पे कोई दौड़ रहा है और उसकी बहुत जोर से कदमों की आवाज आ रही है। जब मैं भी ध्यान से सुनता हूँ तो मुझे भी किसी के दौड़ने की आवाज आती है। तभी मैं प्रभाकर से कहता हूँ कि चल ऊपर चल के देखते हैं, क्या पता कोई भिखारी या कोई चोर हो, मुझे तो कंटेंट मिल जाएगा। प्रभाकर मुझसे कहता है कि अरे नहीं यार, तू जो करने आया है वो करके निकलते हैं, मुझे इस जगह पे काफी कुछ अजीब लग रहा है। मेरे बहुत ज्यादा जिद करने के बाद प्रभाकर मेरे साथ ऊपर वाले फ्लोर पे मेरे साथ जाता है। जब हम वहां जाकर के देखते हैं तो ऊपर कोई रूम्स कुछ भी नहीं होता, सिर्फ प्लेन जमीन होती है और वहां पे हमें इंसान तो क्या कोई जानवर भी दिखाई नहीं देता। मैं प्रभाकर से कहता हूँ कि अबे छोड़ यार, हो सकता है कोई जानवर हो, क्योंकि इतनी पुरानी बिल्डिंग है, कोई आता जाता भी नहीं है, तो हो सकता है कि किसी जानवर ने यहाँ पे बसेरा कर लिया, उसी की दौड़ने की आवाज होगी, इतनी टेंशन मत ले। जब हम ये बात कर ही रहे होते हैं उसी वक्त हमें किसी चीज की बहुत अजीब सी आवाज आती है
और वो आवाज काफी ज्यादा लाउड थी। हमें ऐसा लगता है कि कहीं इस बिल्डिंग में कोई आ तो नहीं गया, क्योंकि हम उस बिल्डिंग में बिना परमिशन के गए थे। तो हमें लगा कि घर पे पता चल जाएगा और काफी ज्यादा डांट पड़ सकती है। तो मैं और प्रभाकर तुरंत नीचे भागते हैं और मैं प्रभाकर से कहता हूँ कि चल, हो सकता है कि इस बिल्डिंग में कोई आ गया हो, नीचे से थोड़ी देर की और फुटेज शूट करेंगे और फिर यहाँ से तुरंत निकल चलेंगे। जैसे ही हम नीचे उतरते हैं तो वो जो आवाज थी अब काफी ज्यादा क्लियरली सुनाई देने लगी थी। वो आवाज इलेक्ट्रिसिटी की थी, जैसे कि किसी तार में शॉर्ट सर्किट हुआ हो और उस तार में आग लग गई हो। वो क्लियरली इस तरह की आवाज थी कि मतलब ऐसा लग रहा था कि कहीं पे बहुत ज्यादा शॉर्ट सर्किट हो रहा है। वो आवाजें इतनी ज्यादा लाउड थी, मुझे तो लग रहा था कि जैसे कि इस बिल्डिंग में खुद का पावर हाउस हो और उस पावर हाउस में ही शॉर्ट सर्किट हो गया। लेकिन ये बिल्डिंग तो कम से कम 12 सालों से बंद है, मतलब और भी ज्यादा समय से हो सकती है, लेकिन मेरे दोस्त प्रभाकर के हिसाब से वो बिल्डिंग कम से कम 12 सालों से बंद थी। तो उस जगह शॉर्ट सर्किट होना या इवन इलेक्ट्रिसिटी होना भी इम्पॉसिबल था। वो आवाज उस बिल्डिंग के एक कोने से आ रही थी। आई थिंक वो उस बिल्डिंग का लास्ट कमरा था। मैं प्रभाकर से कहता हूँ कि चल यार देख के आते हैं। वैसे भी मेरे व्लॉग के लिए अभी तक इस वीडियो में ऐसा कुछ खास रिकॉर्ड नहीं हुआ है जिसकी वजह से मेरी ये वीडियो वायरल हो सके। प्रभाकर मुझे मना करता है और इवन वो पहला ठंड जब हम लोगों को लग रही थी उस टाइम से ही प्रभाकर मुझसे बोल रहा था कि यार चल यहाँ से निकलते हैं, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। ठंड लगना, ऊपर फ्लोर से किसी के कदमों की आवाज आना और फिर अब ये इलेक्ट्रिसिटी की आवाज है। प्रभाकर काफी ज्यादा डरा हुआ था, इसलिए मैं प्रभाकर से कहता हूँ कि तू डर मत, तो एक काम कर, सिर्फ मेरा फोन पकड़ ले कैमरा ऑन करके, मैं आगे आगे चल रहा हूँ और तू सिर्फ मेरे पीछे पीछे रहना, मुझे रिकॉर्ड करते रहना। जहाँ से वो इलेक्ट्रिसिटी की आवाज आ रही थी मैंने उस तरफ चलना शुरू किया। प्रभाकर मुझे उस तरफ जाते हुए रिकॉर्ड कर रहा था। उस साउंड के जब मैं करीब पहुंचा तो मैंने जो सबसे पहली चीज देखी वो ये थी कि वो आवाज एक कमरे से आ रही है और वो उस बिल्डिंग का इकलौता ऐसा कमरा था जिस कमरे के बाहर दरवाजा भी था और वो दरवाजा लॉक भी था। मैं उस दरवाजे के सामने पहुंचता हूं और अभी तक भी उस कमरे के पीछे से मुझे इलेक्ट्रिसिटी की साउंड जो कि बहुत ही जोर से आ रही थी वो मुझे और प्रभाकर दोनों को सुनाई दे रही थी। मैं प्रभाकर की तरफ देखता हूं और उससे कहता हूं कि ठीक से रिकॉर्ड तो कर रहा है ना। और जैसे ही मैं प्रभाकर से इतनी सी बात कह के दरवाजे की तरफ वापस मुड़ता हूं तो मैं देखता हूं कि उस दरवाजे से जैसे कोई चेहरा बाहर आने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे अच्छे से याद है वो जो चेहरा था वो काफी ज्यादा जला हुआ था और काफी बिगड़ा हुआ चेहरा था। वो चेहरा दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। उस चेहरे को मेरे चेहरे के जस्ट सामने देखते ही मुझे इतना ज्यादा खौफ और डर लगता है कि मैं वहीं पे बेहोश हो जाता हूँ। उसके बाद मेरी आंखें सीधा रात में मेरे घर पे खुलती है। मेरे इर्द गिर्द मेरे सारे फैमिली मेंबर्स और मेरे सारे दोस्त बैठे हुए होते हैं। जब मेरी आंख खुलती है तो वो लोग मुझसे पूछते हैं तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारी तबीयत कैसी है। मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज था क्योंकि मुझे बेहोश हो जाने के बाद कुछ भी याद नहीं था। मेरे सर में काफी तेज दर्द हो रही थी लेकिन मैं अब ठीक था। जब मैं थोड़ा सा होश संभालता हूँ और जब मैं थोड़ा सा ठीक हो जाता हूँ और बात करने की हालत में हो जाता हूँ तब मैं अपने घर वालों से और मेरे बाकी की फ्रेंड से कहता हूँ कि मुझे प्रभाकर के साथ अकेला छोड़ दो, मुझे प्रभाकर से कुछ बात करनी है। हालांकि मेरे फैमिली मेंबर्स इस बात के लिए मान नहीं रहे थे, उनको लग रहा था कि मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है, लेकिन मैंने कहा कि मुझे बात करनी है और मेरे बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने के बाद मेरे फैमिली मेंबर्स और मेरे सारे फ्रेंड्स उस रूम से बाहर जाते हैं। उस वक्त मैं प्रभाकर से पूछता हूँ कि यार मुझे एक अजीब सा चेहरा दिखाई दिया था और उसके बाद मुझे अचानक से इतना ज्यादा डर लगा कि मैं बेहोश हो गया। बेहोश हो जाने के बाद मैं सीधा घर कैसे आया और मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब कैसे हो गई, प्लीज मुझे बता। तब प्रभाकर मुझे बताता है कि यार मुझे तो चेहरा या ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया था, लेकिन जब तू अचानक से बेहोश हुआ और तू जमीन पे गिरा तो मैं बहुत ज्यादा डर गया था और मैं तुझे उठाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था, तुझे हिला रहा था लेकिन तू कोई भी जवाब नहीं दे रहा था और तू होश में नहीं आ रहा था। मैं तुझे उठाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी तू अचानक से खड़ा होता है और मुझे बहुत जोर का धक्का देता है जिसकी वजह से मैं जाकर के जमीन में गिर जाता हूँ। उसके बाद तेरी आवाज अचानक से चेंज हो जाती है और तू मुझसे कहता है कि अपनी अगर जिंदगी चाहता है तो यहाँ से चला जा, तेरा ये जो दोस्त है अब मेरे साथ यहीं पे रहेगा। बस तू मुझसे इतना ही कहता है और उसके बाद जो दरवाजा लॉक होता है तो उस दरवाजे का अपने हाथ से लॉक खोलता है और उस दरवाजे के अंदर चला जाता है। उस दरवाजे के अंदर जाने के बाद वो अंदर से बहुत ही अजीब सी आवाज में और बहुत ही लाउड आवाज में मुझसे कह रहा था कि यहाँ से चला जा, ये जो तेरा दोस्त है अब मेरे साथ ही रहेगा। जब तू ये सारी चीजें बोल रहा था उन चीजों के बोलने के बीच बीच में कभी कभी तू अपनी खुद की आवाज में मुझसे कह रहा था कि भाई मुझे प्लीज यहाँ से निकाल लो, मैं मर जाऊंगा, ये मुझे मार डालेगा, ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ये मुझे अपने साथ ले जाएगा। और फिर से तेरी आवाज चेंज हो रही थी और तू फिर बोल रहा था कि मैं तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। ऐसा लग रहा था कि तू शायद अपने आप से ही बात कर रहा है, लेकिन तेरी आवाज क्यों बार बार चेंज हो रही थी ये मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। और तेरी आवाज इतनी ज्यादा खौफनाक हो चुकी थी जिसकी वजह से मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। मैं ये भी सोच रहा था कि तेरे घर वालों को कॉल कर देता हूँ, लेकिन फिर मुझे लगता है कि अगर मैं तेरे घर पे कॉल करूंगा और तेरे घर वाले तुझे लेने आएंगे तो मेरे घर पे भी पता चलेगा, जिसकी वजह से मुझे भी बहुत ज्यादा डांट पड़ेगी। इसी डर की वजह से मैं तेरे घर वालों को कॉल भी नहीं कर पा रहा था। इसी हड़बड़ाहट में मैं अपने कजन को कॉल करता हूँ। अब फॉर्चुनेटली मेरा जो कजन होता है वो अपने दोस्तों के साथ कहीं बैठा हुआ होता है और जब मैं उसको ये सारी कंडीशन बताता हूँ
तो वो अपने सारे दोस्तों को लेकर के इस बिल्डिंग में पहुंच जाता है। इस बिल्डिंग में जब वो पहुंचता है तो सबसे पहले हम उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद हम उस दरवाजे के लॉक को तोड़ने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। और जो सबसे पहली चीज दरवाजा खुलते ही हम देखते हैं वो हम ये देखते हैं कि तू काफी अजीब तरह से लेटा हुआ है। I mean, तेरा पूरा हाथ अकड़ा हुआ था, तेरे पैर पीछे की तरफ मुड़ चुके थे, तेरी जबान बाहर थी, तेरी आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ चुकी थी, तेरे मुंह से झाग निकल रही थी और तू किसी अजीब सी ही लैंग्वेज में बड़बड़ाए जा रहा था। तेरा इतना ज्यादा बुरा हाल देखने के बाद मेरे कजन ने मुझसे कहा कि ये कुछ ज्यादा ही सीरियस लग रहा है और कुछ ज्यादा ही डेंजरस लग रहा है, तो मजबूरन हमें इसकी फैमिली को कांटेक्ट करना ही पड़ेगा। हमने तेरे घर पे कॉल किया और उसके 15 मिनट के बाद ही तेरी फैमिली इस बिल्डिंग में आ पहुंची। इस बिल्डिंग में पहुंचने के बाद बड़े ही मुश्किलों से हम सब ने तुझे वहां से निकाला। उस वक्त तेरे अंदर पता नहीं कहां से इतनी ज्यादा ताकत आ गई थी कि तुम कभी मुझे, कभी मेरे दोस्तों को, कभी मेरे कजन को, इवन तू अपने मम्मी और पापा को भी कभी इधर फेंक रहा था और कभी उधर फेंक रहा था। तकरीबन आधा घंटा स्ट्रगल करने के बाद हम सब ने तुझे वहां से बड़ी मुश्किलों से निकाला और उन सारी चीजों के हो जाने के बाद अब जाके तू होश में आया है। उस दिन के बाद से कभी भी मेरे साथ आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और इसी के साथ ही मैंने अपना घोस्ट हंटर बनने का और घोस्ट हंटिंग व्लॉग बनाने का सपना अधूरा ही छोड़ दिया। मैंने उस बिल्डिंग की तरफ कभी पलट के भी नहीं देखा। अब क्योंकि मेरे घर वालों को सबको पता चल चुका था कि मेरे साथ क्या हुआ है और उन लोगों ने मुझे उस कंडीशन में देख लिया था, तो उसके बाद मेरे पापा ने तकरीबन 6 महीने के बाद उस बिल्डिंग के बारे में पता लगाया, जिसके बाद हम लोगों को ये पता चला कि उस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के दौरान एक वर्कर था जिसकी इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से मौत हो गई थी। उसके मौत के तुरंत बाद ही इस कंस्ट्रक्शन के काम को रोक दिया गया और उसके बाद ये बिल्डिंग दोबारा कभी भी कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाई। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। आई होप कि आप सबको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड आई एम सॉरी, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उस वक्त लास्ट मोमेंट पे ही मेरा माइक ऑफ हो गया फॉर सम रीजन। इस वजह से मैं अपने फोन के रिकॉर्डर से ही इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके लिए मैं बहुत बहुत माफी चाहता हूँ। अगर उसके बावजूद आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप भी मेरे साथ ऐसा अपना कोई भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना नंबर दे रखा है, आप मुझे वहां मैसेज करके अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।